दोस्तों, एक 21 साल का नौजवान जब 70 साल की करोड़पति औरत से शादी करता है तो 7 दिन बाद वह हैरान रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ? अमन कपूर एक 21 साल का नौजवान जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी मां मालती देवी एक गंभीर बीमारी से लड़ रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर तुरंत महंगा इलाज नहीं करवाया गया तो उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। दूसरी ओर उसकी 18 साल की बहन रिया, जिसने मुश्किल से एक मौत कॉलेज में दाखिला लिया था, फीस ना भर सकने के कारण पढ़ाई छोड़ने के करीब थी। अमन खुद कानून की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही एक मामूली सी इंटर्नशिप भी करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसके पिता के जमाने का भारी कर्ज अब उसके सिर पर था। कर्ज देने वाले रोज धमकियां देते, माँ की दवाइयां उधार लेनी पड़ती और बहन के लिए किताबें खरीदना भी एक सपना बन चुका था। एक दिन जब अमन एक सस्ती चाय की दुकान पर खड़ा अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझा हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने आहिस्ता से सिर उठाया तो देखा कि सामने एक बारूक महिला खड़ी है, जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल के आसपास थी। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। सफेद रंग, कीमती साड़ी, हीरों से सजे नफीस जेवरात और आंखों में झलकता वकार। अमन को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हस्ती वहां क्या कर रही थी और वह उसे क्यों देख रही थी। तुम्हारा नाम अमन कपूर है? औरत की आवाज गहरी थी। तुम्हारी माँ मालती देवी गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं और तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज है। अमन के हाथ से चाय का गिलास छूट गया। आप कौन हैं? उसने घबराकर पूछा। नंदिनी देवी मेहरा, औरत ने अपना नाम बताया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। अमन को याद आया। मेहरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज देश के सबसे बड़े कारोबारी ग्रुपों में से एक, जिसकी मालकिन थी नंदिनी देवी मेहरा। अरबों की दौलत, हाई प्रोफाइल पार्टियां और बेशुमार विवादों से भरा हुआ नाम। लेकिन उस वक्त वो यहाँ क्या कर रही थी और उसे इतनी निजी बातें कैसे मालूम थी? आप मुझसे क्या चाहती हैं? अमन ने शक से पूछा। नंदिनी देवी ने गहरी सांस ली और कहा, शादी? अमन को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। क्या? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, नंदिनी देवी ने सपाट लहजे में कहा। अमन के पैरों तले जमीन निकल गई। क्या यह मजाक था? 70 साल की एक अरबपति औरत एक 21 साल के जद्दोजहद करते नौजवान से शादी करना चाहती थी। ये कोई मजाक है? उसने हैरानी से पूछा। नहीं, नंदिनी देवी का चेहरा संजीदा था। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी माँ का पूरा इलाज करवाऊंगी, बहन की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। अमन को लगा जैसे वह सपना देख रहा हो। बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरे कानूनी पति बनना होगा। शादी सिर्फ कागजात की हद तक होगी। तुम्हारी जिंदगी पर कोई पाबंदी नहीं होगी। तुम्हें पूरी आज़ादी मिलेगी। ये प्रस्ताव अमन के लिए किसी ख्वाब से कम न था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। ये औरत, जो देश की सबसे अमीर खातून थी, शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें कुछ वक्त चाहिए? नंदिनी देवी ने पूछा। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दें। वह जानता था कि यह प्रस्ताव किसी जाल की तरह लग रहा है, लेकिन यह भी सच था कि अगर उसने हाँ कर दी तो उसकी माँ को जिंदगी मिल सकती थी, बहन का भविष्य बन सकता था और उसकी जिंदगी बदल सकती थी। लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। नंदिनी देवी हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन याद रखना कि यह प्रस्ताव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। ये कहकर वह धीरे से अपनी महंगी कार में बैठी और रवाना हो गई। लेकिन अमन के दिल और दिमाग में हजारों सवाल छोड़ गए। क्या ये सौदा वाकई इतना आसान था या इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा था? हवेली का रहस्य अमन को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी 70 साल की करोड़पति महिला नंदिनी देवी से हो चुकी है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। कोई धूम धड़ाका, न कोई रस्म रिवाज, बस कुछ कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और गवाहों की मौजूदगी में उसकी किस्मत बदल गई थी। अब वह उस शानदार हवेली का कानूनी मालिक भले ही ना हो, कम से कम एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर बन चुका था। जब अमन ने पहली बार हवेली में कदम रखा तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं। यह कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक महल जैसी भव्य इमारत थी। इतिहास की गवाही देती हुई, समय की परछाइयों को समेटे हुए, विस्तृत संगमरमर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे स्तंभ जिन पर नफीस नक्काशी, पुराने जमाने के झूमर,
जिनकी रोशनी अब भी धीमी धीमी चमक रही थी। दीवारों पर महंगे विदेशी चित्रकला के नमूने, कुछ राजाओं महाराजाओं की तस्वीरें और कुछ अजीब सी मूर्ति जैसी आकृतियां। ऐसा लगता जैसे इन तस्वीरों में हवेली की कहानियां कैद हों। अमन आगे बढ़ता गया। उसके कदमों की आवाज विशाल खामोशी में गूंज रही थी। फर्श पर बिछी कमती ईरानी कालीनें वक्त की अमीरी का सबूत दे रही थीं। लेकिन हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी, जो मौसम की वजह से नहीं, बल्कि किसी अनदेखे डर की वजह से महसूस हो रही थी। हवेली के नौकरों का रवैया भी कुछ अजीब सा था। सबसे पुराना नौकर रतनलाल, लगभग 60 से 65 साल का, एक झुर्रियों भरा दुबला पतला आदमी था। उसकी आंखों में हमेशा एक सहमा हुआ भाव रहता। जब भी अमन उससे कुछ पूछता, वह पहले इधर उधर देखता, जैसे तय कर रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। सीमा हवेली की मुख्य नौकरानी बहुत कम बोलने वाली थी। जब भी वह अमन के सामने आती, नजरें झुका लेती और जल्दी जल्दी अपना काम निपटाकर चली जाती। उसकी आंखों में भी कुछ ऐसा था जो अमन समझ न सका। वह डर था या गहरी उदासी। कोई भी बिना वजह अमन से बात नहीं करता था। हवेली में जितने लोग थे, उससे कहीं ज्यादा खामोशियां थीं। लेकिन सबसे ज्यादा जिसने अमन को परेशान किया, वह था दूसरे मंजिल का एक दरवाज़ा। हवेली के भीतरी हिस्से में एक चौड़ा संगमरमर का जीना सीधा ऊपर जाता था। लेकिन जब भी अमन ने वहां जाने की कोशिश की, कोई ना कोई नौकर उसे रोक लेता। ऊपर जाना मना है बाबूजी, रतनलाल ने कहा। क्यों? अमन ने झुंझुलाकर पूछा। रतनलाल ने कोई जवाब दिए बिना नजरें झुका लीं। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के अंत में एक बड़ा सा काला लकड़ी का दरवाज़ा था। ऐसा महसूस होता जैसे अंधेरे ने उसे अपने अंदर कैद कर रखा हो। दरवाजे पर एक भारी सा लोहे का ताला लगा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा था, जो हर वक्त उस दरवाजे पर नजर रखे हुए था। अमन को झटका लगा। अगर दरवाजा बंद ही रखना था, तो उस पर निगरानी की जरूरत क्यों थी? क्या उस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ था? पहली ही रात अमन को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। घड़-घड़, टिक-टिक, जैसे कोई लकड़ी पर धीरे धीरे चल रहा हो। यह आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। अमन उठा और बाहर निकला। जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, रतनलाल सामने आ गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबूजी? अमन चुप हो गया। रतनलाल की आंखों में हल्की सी घबराहट थी। रात को यहाँ मत निकला करें, उसने धीरे से कहा और वापस चला गया। लेकिन अमन को उस रात नींद नहीं आई। वह जानना चाहता था, आखिर दूसरी मंजिल के उस बंद दरवाजे के पीछे है क्या? धीरे धीरे उसे पता चला कि यह हवेली पहले सुनील कपूर नाम के एक करोड़पति बिजनेसमैन की थी, जो 15 साल पहले एक रहस्यमय हादसे में मारा गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत इसी हवेली के अंदर हुई, लेकिन उसकी लाश आज तक नहीं मिली। सवाल ये था, क्या नंदिनी देवी इस बारे में कुछ जानती थी? क्या सुनील कपूर की मौत सिर्फ एक हादसा थी या फिर कोई साजिश? दिन गुजरते गए और अमन को महसूस होने लगा कि वह एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल आसान नहीं। हवेली की दीवारें कुछ छिपा रही थीं, लेकिन सवाल यह था, क्या? सच्चाई का खुलासा रात का तीसरा पहर था। हवेली के बड़े झूमर की रोशनी धीमी हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं दीवारों से टकरा रही थीं, जैसे कोई गहरा राज सरगोशी कर रहा हो। अंदर खामोशी थी, लेकिन अमन के दिल में तूफान उठ रहा था। उसे अभी अभी पता चला था कि नंदिनी देवी उससे कुछ बड़ा सच छुपा रही है। वह अब तक नहीं जानता कि वह सच क्या है, लेकिन वह जानता था कि जब वह सामने आएगा तो शायद बहुत देर हो चुकी होगी। अमन ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन बेचैनी उसके अंदर तूफान की तरह उठ रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के अंधेरे गलियारे, पुराने लकड़ी के फर्श और वह बंद दरवाज़ा जिस पर हर समय ताला लगा रहता था और जिसे कभी कोई नहीं खोलता। इस वक्त उसकी जिज्ञासा नंदिनी देवी के दफ्तर तक सीमित थी। जब सब कर्मचारी गहरी नींद में थे, अमन उठा, धीरे से कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर झांका। चारों तरफ सन्नाटा फैला था। चुपचाप कदमों से वह नंदिनी देवी के निजी दफ्तर की ओर बढ़ा। दफ्तर हवेली के पश्चिमी हिस्से में था। पुरानी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से जुड़ी खड़ी थीं। बीच में एक बड़ा सा मेहगनी का मेज रखा था। अमन ने दरवाज़ा हिलाया, खुला था। वह दबे कदमों अंदर दाखिल हुआ। कमरे में धीमी सी रोशनी जल रही थी। अलमारियों में ढेरों फाइलें रखी थीं,
जिन पर मोटे अक्षरों में बिजनेस डील्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा था। लेकिन उसकी नज़र सीधे मेज पर जा पड़ी। वहां कुछ पुराने कागजात और एक मोटा लिफाफा रखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकलीं। उन तस्वीरों में दो लोग खड़े थे, एक उसका पिता सुरेश कपूर और दूसरा सुनील कपूर। अमन की आंखें तस्वीरों पर जम गईं। पापा और सुनील कपूर। सुनील कपूर के चेहरे पर एक अजीब घबराहट थी। फिर उसने तस्वीरों के नीचे रखे दो खत देखे। एक में लिखा था, नंदिनी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे पैसे हड़प लिए, मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी और बेटा मुझसे दूर हो गए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे की सज़ा जरूर मिलेगी। दूसरे खत में लिखा था, अगर कल सुबह मैं जिंदा ना रहूं तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि नंदिनी होगी। उसने मुझे मेरी ही कंपनी से निकाल बाहर किया। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त सुरेश को मेरे खिलाफ भड़काया और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। ये आखिरी शब्द पढ़कर अमन का सिर चकरा गया। क्या यह सब सच था? उसने जल्दी जल्दी कागजात पलटने शुरू किए। एक तीसरे कागज में साफ लिखा था कि सुनील कपूर ने आत्महत्या की थी अपने ही बंगले में। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अमन का दिल बैठने लगा। तभी उसे अपने पीछे हल्की सी आहट महसूस हुई। अमन ने धीरे से पीछे देखा। दरवाजे पर नंदिनी देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही घबराहट, बल्कि एक अजीब सा शांति, एक ठंडी सी ठहराव था। तो तुमने आखिरकार सब कुछ देख ही लिया? अमन गुस्से में कांपते हुए बोला। तो यह शादी, ये सब कुछ सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये इंतकाम था। नंदिनी देवी हल्का सा मुस्कुराई। बिल्कुल, लेकिन मेरे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। अमन चीख उठा। नंदिनी देवी ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। सच का सामना करना आसान नहीं होता अमन। तुम्हारे पिता ने मेरे पति की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने सुनील को आत्महत्या पर मजबूर किया। झूठ! मेरे पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते। अमन चीखा। नंदिनी देवी ने उसकी आंखों में सीधे देखा। जैसे तुम समझते हो कि मैं बेगुनाह नहीं, तो फिर सच क्या है? नंदिनी देवी कुछ पल चुप रही, फिर नरमी से बोली, हवेली की दूसरी मंजिल पर जो दरवाजा बंद है, उसके पीछे जो छिपा है, वो तुम्हें सच्चाई दिखा सकता है। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। वो वही दरवाजा था जिस पर हमेशा कैमरे की निगरानी रहती थी। क्या उसके पीछे वह सच छिपा था जो सब कुछ बदल सकता था? अब वह सिर्फ एक मोहरा नहीं था। नंदिनी देवी का अतीत, हवेली के राज और अपने पिता का साया, सब कुछ उसके सामने खड़ा था। यह सिर्फ शादी का बहाना नहीं था, यह एक गहरी साजिश थी। लालच, इंतकाम और सच्चाई की एक लड़ाई, जिसका अंजाम अब वह खुद तय करना चाहता था। लेकिन वह अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त आकाश वर्मा से मदद मांगी। आकाश एक अनुभवी पत्रकार था। साक्ष्य चाहिए, आकाश ने गंभीरता से कहा। और वह साक्ष्य सिर्फ हवेली के राजों में छिपे होंगे। ऐसे साक्ष्य जो सिर्फ कहानी नहीं हो, बल्कि कानूनी कार्यवाही की नींव भी बन सके। न्याय की लड़ाई अमन और आकाश ने मिलकर जांच शुरू की। नंदिनी देवी के व्यापारिक रिकॉर्ड्स, बैंक लेन देन, कानूनी दस्तावेज और हवेली के पुराने कर्मचारियों से संपर्क किया। जल्द ही उन्हें अंदाजा हुआ कि नंदिनी देवी सिर्फ बदला लेने वाली औरत नहीं थी, वह एक आपराधिक साम्राज्य की मालिक थी, जिनके काले धंधे देश के कई हिस्सों में फैले हुए थे। बैंक लेन देन में करोड़ों की संदिग्ध रकम, अज्ञात खाते और दो पुराने कर्मचारी अचानक लापता हो गए थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा उस समय हुआ जब अमन को दूसरी मंजिल के एक पुराने बंद कमरे की चाबी मिल गई। रात के अंधेरे में अमन ने वह दरवाजा खोला। अंदर एक गुप्त अध्ययन कक्ष था। उसमें पुरानी फाइलें, तस्वीरें, वीडियो रिकॉर्डिंग्स और अखबार के टुकड़े रखे थे। दीवारों पर लगी खबरें सुनील कपूर की रहस्यमयी मौत की ओर इशारा कर रही थीं। लेकिन एक फाइल ने अमन को हिलाकर रख दिया। उस फाइल में सुरेश कपूर का नाम था। मेरे पिता! अमन के हाथ कांपने लगे। फाइल के मुताबिक सुनील कपूर और सुरेश कपूर एक गुप्त जमीन परियोजना पर काम कर रहे थे। जब सुरेश ने भ्रष्टाचार में शामिल होने से इनकार किया, तो वह एक रहस्यमयी हादसे में मारे गए। अमन के दिल में आग भड़क उठी। यह सिर्फ इंतकाम की कहानी नहीं थी, ये उसके पिता की इज्जत, उनके कातिलों को बेनकाब करने की जंग थी। अब समय आ चुका था।
अमन और आकाश ने सभी साक्ष्य इकट्ठा किए और सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे। कमिश्नर ने शुरू में संकोच दिखाया, मगर जब गुप्त कमरे की फाइलें और वीडियो देखे तो मामला साफ हो गया। अगले ही दिन हवेली पर छापा मारा गया। नंदिनी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उन्हें हथकड़ी लगाई गई तो वह जहरीली मुस्कान के साथ बोली, तुम समझते हो तुम मुझे हरा सकते हो? उनकी आंखों में अब भी नफरत जल रही थी। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद बर्बाद कर दिया, अमन ने कहा। उनका सारा काला धन और गैरकानूनी साम्राज्य तबाह हो चुका था। हवेली नीलाम कर दी गई। सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। जब अधिकारियों ने अमन से पूछा कि क्या वह हवेली लेना चाहेगा, तो उसने इनकार कर दिया। नहीं, यह हवेली सिर्फ अतीत के जख्मों की याद दिलाती है। मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा, बिना किसी साय के। एक नई शुरुआत। कुछ साल बाद अमन ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक तकनीकी कंपनी शुरू की। इसी दौरान उसकी शादी डॉक्टर नैना राव से हुई। ऐसी महिला जो भी अमन की तरह मुसीबतों से लड़कर आगे बढ़ने में विश्वास रखती थी। उनके बेटे आरव के जन्म पर अमन ने एक नया वादा किया, मैं अपने बेटे को वह जिंदगी दूंगा जो मुझसे छीन ली गई थी। अब वह सिर्फ सुरेश कपूर का बेटा या नंदिनी देवी का पति नहीं था, वह अपनी अलग पहचान बना चुका था। अतीत की काली परछाइयां कभी कभी अब भी उसके सपनों में आती थीं, लेकिन अब वह नहीं डरता था, क्योंकि वह जान चुका था इंसाफ की लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं बल्कि बार बार लड़ी जाती है, और हर बार जीतने के लिए उसे अपने अंदर के अंधेरे से लड़ना होगा। उसने सीख लिया था कि सच्चा न्याय केवल कानून से नहीं, बल्कि अपने जीवन को सच्चाई और ईमानदारी से जीने से मिलता है।